हम्म सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। An electric dipole is placed in a non-uniform electric field increasing along the positive direction of x-axis। जैसा कि डायग्राम में दिखाया है, जब आप पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहे हैं तो यहाँ फील्ड लाइंस कंसंट्रेट हो रही है, इनका गैप कम हो रहा है, मतलब वहां पे फील्ड इंक्रीज कर रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है डायपोल मूव्स अलोंग डैश एंड रोटेट्स डैश। तो यहां पर बेटा देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज लगाएगा ऑपोजिट टू फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे फील्ड फोर्स लगाएगा ऑपोजिट टू फील्ड। एज ए रिजल्ट ये कैसे रोटेट करना चाहिए? क्लॉकवाइज। यस सर। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करती है वो होती है Q इंटू ई। नेगेटिव पे भी इतनी एक्ट करती है Q इंटू ई, बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड होती है। अगर तो फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फिर ये F पॉजिटिव और F नेगेटिव न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ E1 है, यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ अलग है E2 है, तो E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब F पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसमें एक ट्रांसलेटरी मोशन भी आएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये घूमेगा कैसे? क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर होना चाहिए पार्ट ए। क्लियर है? यस सर। आपने क्या मार्क किया था? सर ए। गुड। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, यहां पे कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है। ये शीट मैंने गलती से कोई और ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, लेट मी सी। हाँ, पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? हमने डाइलेक्ट्रिक्स में डिस्कस किया था, डाइलेक्ट्रिक दो तरह के हो सकते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक यस। जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है, उसका हर एक मॉलिक्यूल एक छोटा सा डायपोल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये पेजेस क्यों रैंडम ऑर्डर में जुड़ गए? चलो एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। इसका आंसर आपने गलत मार्क किया था, है ना? सर आई थिंक, देखो हमने ये डिस्कस किया था, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो पोलर, दूसरे नॉन पोलर। पोलर वो हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है, उसका हर एक मॉलिक्यूल डायपोल होता है, उसमें सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते। पोलर मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल के पास फाइनाइट डायपोल मोमेंट होती है। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसा है कि इसमें सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दे कोइंसाइड। पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर भी यहाँ पे है, नेगेटिव का भी यहाँ पे है, तो इसकी नेट डायपोल मोमेंट जीरो होती है। हाँ, अगर आप इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, जैसे इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सपोज इन दोनों को आपने किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पे करेगी ऑपोजिट टू फील्ड, एज ए रिजल्ट दे विल बी पुल्ड अपार्ट। तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा ऐसे हो जाएगा, इसकी डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थोड़े से दूर दूर हो गए। ठीक है, तो ये जो नॉन पोलर था, जैसे नॉन पोलर को आपने फील्ड में रखा तो नॉन पोलर पोलर हो जाएगा, इसमें भी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स एक्ट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर यहां आ गया, नेगेटिव का सेंटर यहां आ गया, सो नॉन पोलर ऑल्सो बिकम्स पोलर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट बढ़ेगी। नॉन पोलर की पहले जीरो थी तो बढ़ के फाइनाइट हो जाएगी, पोलर की ऑलरेडी डायपोल मोमेंट थी तो जितनी भी थी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो यस आंसर ये करेक्ट ऑप्शन, सर सी। और ये रैंडम ऑर्डर में क्यों आ रहे हैं मेरे पास ये शीट्स? माइक,
हाँ सी, दे हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, ठीक है। थर्ड, इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट ऑफ सेल, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स अ बैलेंसिंग लेंथ ऑफ, तो ये हो गया L1, ये हो गया E1। अब इस सेल को अगर रिप्लेस कर दिया दूसरे सेल से, ये आ गया E2, तो हमें इसकी बैलेंसिंग लेंथ L2 डिटरमिन करनी है। तो यहां आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते थे, E2 बाई E1 शुड बी इक्वल टू L2 बाई L1, ठीक है। E2 की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 2.5, E1 की वैल्यू है 1.5 और L1 की वैल्यू आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो अगर आप लेफ्ट साइड को इसको कैंसिल आउट करोगे 0.5 से, 0.5 इंटू 5, 0.5 इंटू 3, तो ये आ गया 5/3। तो आपके पास आ गया L2/36 इज 5/3। तो बेटा L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा 36 इंटू 5/3, 3 इंटू 12 और 12 इंटू 5 दैट इज 60। तो यहां पर कितना हो गया 60। तो बैलेंसिंग लेंथ 60 आनी चाहिए, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर है ना ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। No, sir. ये नीट का क्वेश्चन है, इस साल ये नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया था, नीट 2021 में। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल। तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होती है, रो L अपॉन A। चारों वायर्स का मटेरियल सेम मतलब रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ सेम, एरिया मतलब चारों की रेजिस्टेंस सेम है। और अगर आप पैरेलल, आर पैरेलल क्या हो जाना चाहिए, R अपॉन 4 Yes, sir. टू 5। तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 0.5 दैट इज 1 ओम। अब अगर आप इन चारों को सीरीज में लगा दोगे तो R सीरीज अगर सारे रजिस्टर्स आइडेंटिकल हो, N इंटू R होता है, यानी कि 4 इंटू 1, सो दैट शुड कम आउट टू बी 4 ओम। ये भी क्लियर है? Yes, sir. Okay. Question number 5. A thick current carrying cable of radius R carries a current I uniformly distributed across its cross section. The variation of, ये भी आपका ठीक है बेटा, इसमें थर्ड पार्ट ही सही है। तो ये बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नॉन कंडक्टिंग सफेयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सफेयर के केस में विद इन द सफेयर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पे अंदर B इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अप टू अ डिस्टेंस कैपिटल R, सरफेस तक आने तक, अगर इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है सिलेंड्रिकल वायर में, अगर इसका अपना रेडियस कैपिटल R है, तो एक्सिस से लेके सेंटर से लेके R तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बाहर जाओगे अगर आप किसी भी डिस्टेंस स्मॉल r पे, तो B आउटसाइड का फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, यहां पे आपको मैच करना है। कॉलम 1 गिव्स अ सर्टेन फिजिकल टर्म एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो M अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। Yes, sir. तो B कनेक्ट होगा P से, उसके बाद आ गया दूसरा क्या है, NEVD। तो NEVD बेटा होता है करंट डेंसिटी, क्योंकि अगर आपको याद हो करंट इज इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, करंट इज इक्वल टू NEAVD। तो अगर आप A को हटा दें यहां ले आए तो करंट अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। सो J इज NEVD। सो NEVD ये जो Q है दैट इज करंट डेंसिटी। तो D कनेक्ट होगा Q से। उसके बाद आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई टाउ अपॉन एम, ये आ गया। बचा रिलैक्सेशन पीरियड, दिस इज E अपॉन जे। तो आप खैर इतने में बाकी तीन ऑप्शंस मैच हो गए, तो आपको आंसर तो मिल ही जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो Yes, sir. रिलैक्सेशन पीरियड, अब नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन्होंने E अपॉन जे क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप E अपॉन जे लिखोगे तो VD को आप लिख सकते हैं ई टाउ अपॉन एम, ये हो जाएगा NE स्क्वायर। अगर आप VD की वैल्यू पुट करें यहाँ पे ई टाउ अपॉन एम, ठीक है, तो ये हो जाएगा N इंटू ई का स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू कैपिटल E, ठीक है। तो ये आ गया J, तो
और वैसे भी ये है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो E अपॉन J अगर आप करोगे तो वो रेजिस्टिविटी आना चाहिए, E अपॉन J, या इसको आप सिग्मा ई लिख सकते हो या E अपॉन रो, तो रो को राइट साइड ले जाओ तो ये आना चाहिए रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज E अपॉन J। अब M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ भी रेजिस्टिविटी है, देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। सो ये ऑप्शन आपको गलत गिवन है क्वेश्चन में, बट एनीवे अब आपको आंसर अगर देना है तो बाकी पार्ट्स को देके आप आंसर देख सकते हैं। ए कनेक्ट होगा आर से, बी कनेक्ट होगा पी से, सी कनेक्ट होगा, अब सी का ऑब्वियस सी बात है लास्ट वाला ऑप्शन, इसको तो खैर नाम भी नहीं दिया, आर एस, ऐसी होना चाहिए। और डी जो है करंट डेंसिटी दैट इज क्यू, तो डी को कनेक्ट करना होगा क्यू से, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ये हमारा आंसर है। एनीवे ए आर बी पी सी एस डी क्यू, तो इसका आंसर है पार्ट 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया। Yes, sir. उसके बाद है सेवेंथ, एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट 5 एम्पेयर एज शोन। तो यहां एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of force experienced by the electron. तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा साइन थीटा, बिकॉज अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर में देखें करंट इधर फ्लो कर रहा है, अगर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से चल रही होंगी। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है अगर वहां पे आप देखोगे फील्ड लाइंस की टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो फील्ड यहाँ पे डायरेक्टेड है नॉर्मली आउटवर्ड्स। अब इलेक्ट्रॉन उसके परपेंडिकुलर जा रहा तो थीटा तो हो गया 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो आपका फॉर्मूला होगा क्यू वी बी। अब सवाल ये है कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू की जगह तो आ गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आ गया वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के केस में हमारे पास फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे, यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। E की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, V आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद आ गया म्यू नॉट की वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, करंट इज 5 एम्पेयर, और अपॉन 2 पाई इंटू आर इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो 2 पाई इंटू 2 दिस इज 4, और अगर हमें बाकी सबको भी देखा जाए तो 2 इंटू 10 इज 20। अब आपके पास क्या बचा 1.6 इंटू 5 इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 7 माइनस 26, और माइनस 26 प्लस 5 माइनस 21, और डिनोमिनेटर में है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा, इन दोनों को हटा दूं तो इनकी जगह 10 टू द पावर प्लस 1 ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो माइनस 19 माइनस 7 माइनस 26 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन। सो सी पार्ट 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा जी यहां पर आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमिन करनी है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी नीट 2021 का है, ये इसी साल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर ये पॉइंट्स हैं ए और बी,
तो आपको बस ये चेक करना है कितने कैपेसिटर सीरीज में हैं, कितने कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। तो यहां 2 ही कैपेसिटर्स हैं और वो पैरेलल में हैं, तो इसकी कैपेसिटी आनी चाहिए 2C। इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पॉइंट बी से कनेक्टेड है। अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दी तो वो कैपेसिटर सर्किट में थोड़ी हुआ, वो तो चार्ज स्टोर करेगा ही नहीं, उसकी दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल सेम है, वो चार्ज ही नहीं स्टोर करेगा। तो ये यहां लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आनी चाहिए ट्वाइस सी। आप 3C/2 मार्क करके आए हैं? हाँ, yes, sir. ठीक है, आप समझ आ गया लॉजिक? Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential difference V volt as shown in the figure. The potential difference across L, C and R are 40, 10 and 40 volt respectively. The amplitude of current flowing through the LCR circuit is 10√2 ampere. तो एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज 10√2 एम्पेयर। तो अगर आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए हो तो वो होता है पीक वैल्यू I0 डिवाइडेड बाय √2, तो ये आ जाएगा सिंपली 10 एम्पेयर। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन है, लेकिन हमसे पूछा गया है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो बेटा यहां पर अगर आप एक चीज देखें, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सेम आ रहे हैं। जब भी VL और VC इक्वल होते हैं ऐसा कहो, या XL और XC इक्वल होते हैं ऐसा कहो, तो सर्किट इज इन रेजोनेंस। और जब सर्किट रेजोनेंस पे होता है, सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। Z किसके इक्वल हो जाता है? R के इक्वल। तो इंपीडेंस न्यूमेरिकली किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तो यहां इंपीडेंस वही होगी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब सवाल ये कि हम डिटरमिन कैसे करें। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो, और दूसरी एक चीज और होती है, नेट ईएमएफ जो है वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। क्योंकि जब हम फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करते थे, अगर आपको याद हो, ये करंट, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो 90 डिग्री से लीड कर रहा है करंट को, ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो 90 डिग्री से लैग कर रहा है। फिर हम VL और VC का रिजल्टेंट लेते थे, फिर उसका VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट लेके उसको कहते थे ये टोटल अप्लाइड ईएमएफ ही है। लेकिन इस केस में ये दोनों कैंसल आउट कर रहे हैं, तो जो VR है वही टोटल अप्लाइड ईएमएफ है। रेजोनेंस में सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो जो V वोल्ट का EMF आपने यहां पे सप्लाई किया, तो इस V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? V की वैल्यू पक्की बात है कितनी है? 40 वोल्ट। जितना भी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है, ये वाला, सॉरी ये C मैंने गलती से लिख दिया, VC ये। अच्छा, अरे आई एम सॉरी, मैंने पूरा क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर लिया, यहां थोड़ी सी गड़बड़ होगी। मैंने एक्चुअली रेजिस्टर को गलती से कैपेसिटर मान लिया, तो उसकी वजह से ये सारा क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, तो ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है। दिस इज VC इज 10 वोल्ट एंड VR इज 40 वोल्ट। मैं थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर गया क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आपको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए था? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो बेटा Z की जो वैल्यू है, Z की वैल्यू होनी चाहिए EMF अपॉन करंट, क्योंकि करंट होता है E अपॉन Z। तो Z की वैल्यू क्या होगी? टोटल अप्लाइड EMF अपॉन करंट, और टोटल अप्लाइड EMF जिसको इन्होंने V कहा है डिवाइडेड बाय द करंट। तो करंट की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने अभी आपको डिटरमिन करके रखी, दैट इज पीक वैल्यू अपॉन √2, और क्वेश्चन में गिवन है एम्पलीट्यूड, यानी कि पीक वैल्यू 10√2 है। अपॉन √2 करेंगे, √2 कैंसल आउट हो गया, 10 एम्पेयर करंट की वैल्यू है। अब बस सवाल ये कि EMF की वैल्यू क्या है। तो वही फेजर डायग्राम जो मैं पहले ड्रॉ कर रहा था, अब दोबारा इसको रीड्रॉ करते हैं। VR, अब की बार बेटा VL ज्यादा है, तो VL की वैल्यू कितनी आ रही है? VL इज 40 वोल्ट, VR भी 40 है, VL भी 40 है। तो ये आ गया हमारे पास VL, यहां पे VL का फेजर VL, और VC जो है वो बहुत ही छोटा है, VC जो है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, VL जो है
वो 40 वोल्ट है, वी आर भी कितना है 40 वोल्ट। ठीक है, अब सबसे पहले वीएल और वीसी का रिजल्टेंट ले लें। तो वीएल और वीसी का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, दिस इज वीएल माइनस वीसी, दोनों ऑपोजिट फेज में है, तो उनको सीधा अलजेब्रिकली माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 10 इज 30 वोल्ट। अब इस 30 वोल्ट और 40 वोल्ट का जो वेक्टर सम आएगा इन दोनों फेजर्स का, वो आप देखोगे तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट इज टोटल अप्लाइड ईएमएफ ई। अब समझ आया ईएमएफ क्या है? Yes, sir. तो 50 डिवाइडेड बाय करंट इज 10, तो Z की वैल्यू आ जानी चाहिए 5 ओम। सो Z शुड बी इक्वल टू 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, अभी मैं शीट देखता हूँ, शीट कहाँ पे दूसरी, यहाँ थोड़ी रेंडमली अरेंज होगी। सी पार्ट, दैट शुड बी 5 ओम। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे गलती क्या थी, आपने एम्पलीट्यूड को आरएमएस वैल्यू मान लिया है, तो एम्पलीट्यूड होता है पीक वैल्यू, तो इसलिए अभी हम उसको कंसिडर ना करते हुए, ठीक है, चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, three resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio of current I3 upon I1, तो यहां पे जो करंट I3 अपॉन I1 की रेशियो आपको डिटरमाइन, द रेशियो ऑफ I3 टू I1। तो बेटा डायग्राम में ये है करंट I1, ये है रेजिस्टर R1, दिस इज करंट I2, दिस इज R2, दिस इज करंट I3, दिस इज R3। ठीक है, तो हमें अब रेशियो चाहिए I3 अपॉन I1, I3 अपॉन I1। सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, ये जो R2 और R3 पैरेलल में है, करंट Yes, sir. वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में V कांस्टेंट होता है। अगर V कांस्टेंट है तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये जो I2 और I3 हैं, इनकी अगर मैं रेशियो लूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो ये रेशियो किसके इक्वल होनी चाहिए, R3 अपॉन R2, इस रेशियो के इक्वल ये होना चाहिए, राइट? Yes, sir. ठीक है, जब ये रेशियो आपको मिल गई तो टोटल करंट क्या था I1, तो I1 दो हिस्सों में बटेगा, किस रेशियो में, R3:R2। तो पक्की बात है जो I2 है वो कितना होना चाहिए, R3 पार्ट्स आउट ऑफ R2 प्लस R3, दोनों को ऐड करो, R2 और R3 पार्ट्स में टोटल करंट I को डिवाइड करो तो I1 को, तो उसमें से R3 पार्ट्स क्या होगा I2, और रही बात जो I3 है, वो I3 कितना होना चाहिए, I3 होना चाहिए R2 पार्ट्स आउट ऑफ R2 प्लस R3 इंटू I1, इजंट इट सो? Yes, sir. तो बस इस I1 को उठा के बेटा, यहां से उठा के अगर I1 को मैं यहां ले आऊं, आपको I3 अपॉन I1 की रेशियो चाहिए थी, तो वो होगा R2 अपॉन R2 प्लस R3। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ओके। Sir, just a second. Next, question number 11. A step down transformer connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt 44 watt lamp. Ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary circuit? तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल, इसके आगे हमने जो आउटपुट दिया है वो किसको दिया है, एक लैंप को, एक बल्ब, एक लैंप। हम इस लैंप की जो रेटिंग है वो है 11 वोल्ट और 44 वॉट, 11 वोल्ट 44 वॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांसफार्मर आउटपुट कितना दे रहा है, 44 वॉट का, यस और नो? Yes, sir.
तो इनपुट जो वोल्टेज थी इसकी वो थी 220 वोल्ट, तो इसका मतलब इसने 220 वोल्ट को रिड्यूस कर दिया किसमें, 11 वोल्ट में। तो वोल्टेज जो है वो इसने स्टेप डाउन की 1/20 टाइम्स। तो पक्की बात है करंट इंक्रीज हो गया होगा कितना, 20 टाइम्स। अब जो पावर होती है, पावर इज V इंटू आई, तो आप सेकेंडरी करंट निकाल सकते थे क्योंकि पावर गिवन थी, V गिवन था, I निकाल सकते थे। तो जब आपके पास पावर आ गई, करंट आ गया, तो आप पहले से ये जानते हैं E सेकेंडरी अपॉन E प्राइमरी, तो I प्राइमरी अपॉन I सेकेंडरी, आप वहां से I प्राइमरी निकाल सकते थे। समझ आया ये एक लॉजिक? Yes, sir. लेकिन बेटा सिंपल सी बात यह है कि यहां पावर लॉसेस नहीं है। आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर और पावर तो सेम होगी ना, वोल्टेज और करंट तो बदलेंगे बट पावर तो उतनी रहेगी, 44 वॉट। तो आपको वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, सेकेंडरी का करंट ढूंढने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली प्राइमरी का करंट ढूंढ सकते थे। पावर इज V इंटू आई, चाहे वो V सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी हो या V प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी हो, पावर तो सेम होगी। तो एनीवे इसको उठाइए यहां से, तो सॉरी इसको नहीं, ये प्राइमरी वाले को उठाओ। तो आई प्राइमरी क्या होना चाहिए, करंट इन प्राइमरी कॉइल होना चाहिए, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। तो पावर तो बेटा 44 वॉट है, तो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इज 220 वोल्ट। तो अब आप डिवाइड करके देख लो, 44 अपॉन 220, आई प्राइमरी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय V प्राइमरी, ठीक है। तो 22 इंटू 10, 22 इंटू 2, तो 2 अपॉन 10 यानी कि 0.2 एम्पेयर। सो इसका आंसर होगा डी पार्ट। क्लियर? Yes, sir. आपने क्या मार्क किया? So 4. ठीक है, गुड। 4, अच्छा 4 एम्पेयर मार्क किया है, वो क्यों, वो कैसे, मतलब गलती कैसे होगी? So पता. चलो कोई बात। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी नीट 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस इन बिटवीन प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। वैसे भी हम यही लेके चलते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। तो बेटा अगर आपको याद हो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, या तो हाफ QV, या फिर हाफ CV स्क्वायर, या फिर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले थे। फिर इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ढूंढा था, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। अब ये मैं पूरी डेरिवेशन नहीं करके बताऊंगा, बट यहां पे अगर आपको याद हो तो ये कितना आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। तो जो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है। तो बड़े सारे बच्चों ने इसको आंसर टेक किया होगा, मगर ये नहीं, नीट में भी बड़े सारे बच्चे यही करके आए थे। एक्चुअली इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD, क्योंकि अगर प्लेट्स का एरिया A है, बीच की सेपरेशन D है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम ये होगी, लेकिन टोटल एनर्जी चाहिए तो इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू D। क्लियर हुआ? हाँ, yes, sir. सर मैंने आपने क्या यही मार्क करा किया? था. हाँ जी, सर यही करा था मार्क. गुड गुड गुड। नेक्स्ट बेटा, हो जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज। हाँ, इसमें मुझे आपका आंसर ठीक लग रहा है ऑब्जर्वेशन से ही। जस्ट अ मोमेंट, तो बेटा 27 ड्रॉप्स हैं, हर एक ड्रॉप को हमने चार्ज किया 220 वोल्ट पे, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। आपको चाहिए पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस को रिलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज V इज इक्वल टू Q अपॉन C। Yes, sir.
हाँ, तो वही हम यूज करेंगे। मेरा बोर्ड थोड़ा हैंग कर रहा है, जस्ट अ मोमेंट। तो मान लीजिए ये 27 ड्रॉप्स हैं, हर एक ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल आर, ये मिलके एक बड़ा वाला ड्रॉप बनाते हैं, इसका रेडियस है कैपिटल आर। अगर आपको याद हो एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स अगर कंबाइन करें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन होता है, कैपिटल आर इज क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर। याद है ये रिलेशन? Yes, sir. और ये बेसिकली कहां से आ रहा है? देखो बड़े वाले ड्रॉप का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, वो एन नंबर ऑफ छोटे वाले ड्रॉप्स के वॉल्यूम को अगर आप कंबाइन करोगे तो वो वॉल्यूम बनेगा। तो 4/3 पाई कैंसल आउट हो गया, तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू आ जाती है क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर। अब इसकी वैल्यू 27 और 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 होता है। तो एक चीज पहले ही क्लियर होगी, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल आर। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन मिल गया। रही बात पोटेंशियल की, तो बेटा पहले बड़े वाले ड्रॉप का जो पोटेंशियल है, मान लीजिए हर एक ड्रॉप पे चार्ज है स्मॉल क्यू, हर एक की कैपेसिटी है सी, तो ये जो V की वैल्यू है ये होगी Q/C, या फिर आप इसको लिख सकते हैं Q अपॉन एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला 4πε0r। तो Q अपॉन 4πε0r की वैल्यू कितनी है? दैट इज 220। लेकिन अब बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? देखो सारे ड्रॉप जब कंबाइन किए तो 27 ड्रॉप्स हमने कंबाइन किए, तो उसके पास चार्ज कितना होगा? 27Q। कैपेसिटी होगी Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ठीक है ना। अब बड़ा वाला ड्रॉप है कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखाई है 3 इंटू स्मॉल आर। तो 3 से इसको कैंसिल आउट करो, ये आ गया 9। तो 9 टाइम्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्यू अपॉन 4 पाई 220 है, तो 9 इंटू 220 दैट कम्स आउट टू बी 1980 वोल्ट्स, 1980 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay. Next is question number 14. A series LCR circuit containing 5 Henry inductor, तो L की वैल्यू आपको गिवन है, 80 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर C गिवन है, 40 ओम रेजिस्टर R गिवन है, 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई। तो ये आपको ERMS या VRMS आप इसको कह सकते हैं, तो VRMS की वैल्यू भी आपको गिवन है। The angular frequency of the source at which power transfer to the circuit is half the power at resonant angular frequency are likely to be। तो आप याद करो जब मैंने आपको Q फैक्टर बताया था, Q फैक्टर बताते हुए एक डेफिनेशन, पहली वाली डेफिनेशंस को छोड़ दो, उसके बाद ये बताया था रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। और फिर उसके बाद ये डेल्टा ओमेगा क्या था? ये उन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस था। अगर ये मैं रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करूं करंट वर्सेस ओमेगा, तो ये ओमेगा आर है, ओमेगा आर पे करंट की वैल्यू है लेट अस से आई नॉट। तो ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पे इसकी वैल्यू आई नॉट अपॉन आई नॉट बाय √2 टाइम्स है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ये गैप भी डेल्टा ओमेगा होगा और ये गैप भी डेल्टा ओमेगा होगा। तो इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो डिफरेंस है दैट इज ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। और फाइनली हमने सॉल्व किया था, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई थी वो आई थी R अपॉन L। ठीक है, तो ये याद है आपको? Yes, sir. तो अब आपसे पूछा गया है वो फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं जिन पे पावर की वैल्यू हाफ होगी। तो ये वही फ्रीक्वेंसीज होती हैं बेटा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो सबसे पहले आपको ओमेगा आर डिटरमिन करना है। जो ओमेगा 1 होता है ये होगा ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, और जो ओमेगा 2 है ये होगा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब डेल्टा ओमेगा कितना हो जाएगा? सिर्फ डेल्टा ओमेगा चाहिए तो वो होगा R अपॉन 2L। R अपॉन 2L, देखो R आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 अपॉन 2 इंटू L कितना 5, 10 इंटू 4 इज 40। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू होगी 4, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा की हो जाएगी 8। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस आना चाहिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में, वो 8 का डिफरेंस आना चाहिए। पहले तो यहां देखो ये 25 का डिफरेंस आ रहा है, आप सिंपली ऐसे भी आंसर यहां प्रेडिक्ट कर सकते हैं
यहाँ 42 और 58, इसमें भी 8 का डिफरेंस नहीं है। आप ऑप्शंस में चेक करो किस ऑप्शन में 8 का डिफरेंस आ रहा है। सर सी। हाँ तो सॉरी, हाँ सॉरी, बी बी। बी है। हाँ तो अब बी में कहा 8 का डिफरेंस कहां है? सर वो एक्चुअली में सी ऑप्शन है, बट उसमें सी की जगह बी लिखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, एक तो मेरे यहाँ शीट्स ये रैंडम हो गई हैं। दिस वन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो, तो एनीवे ये लॉजिक समझ आया ना आपको? हाँ यस सर। तो ट्वाइस डेल्टा ओमेगा सीधा ही पता चल गया। अदरवाइज आपको क्या करना था, आपको ओमेगा आर की वैल्यू निकालनी थी 1/√LC से। जब ये वैल्यू निकालते फिर आप उसमें से एक बार माइनस करते 4, एक बार +4 करते। बट एमसीक्यू में आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आप देखो किस ऑप्शन में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस, जो ट्वाइस डेल्टा ओमेगा जो हमारी बैंडविड्थ है, वो डिफरेंस 8 होना चाहिए। हाँ ये वाला पार्ट देखिए, इसमें ये डिफरेंस 8 का आ रहा है, तो यही यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा, और किसी में 8 का डिफरेंस ही नहीं है। अगर सब ऑप्शंस में 8 का डिफरेंस आता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, पहले ओमेगा आर कैलकुलेट करते, फिर आपको वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अपने आप मिल जाता। ओमेगा 1 के लिए हम क्या करते, उसमें से माइनस करते 4, और ओमेगा 2 के लिए उसमें हम प्लस करते 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा जो हमने डिस्कस किया अभी? सर 14। 14 था, अब हमें 15 पे जाना है। हाँ यस, दिस वन इज 15। इन द प्रोडक्ट f is equal to q times v vector cross b vector, इन द प्रोडक्ट f is equal to q times, ये है v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, q v क्रॉस b, तो b को लिखा हुआ है b i कैप प्लस b j कैप प्लस b k कैप। q की वैल्यू 1 गिवन है, v की वैल्यू आपको गिवन है, फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में। व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर b? तो b की कंप्लीट एक्सप्रेशन यहां पर क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो q तो सीधा सीधा बेटा 1 हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि जो f है हमारा, f इज v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। हम्म, तो बेटा अब q तो 1 है, तो इसका मतलब ये q की वैल्यू अगर 1 है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, अब हम f को लिख सकते हैं f वेक्टर इज v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। f वेक्टर इज v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। यस सर। तो बेटा v क्रॉस b, अब इसके लिए हमारे पास, आपको याद है वो डिटर्मिनेंट मेथड जिससे हम करते थे i कैप j कैप k कैप। अब v वेक्टर हाँ यस सर। 2 4 एंड 6, 2 4 6, इसमें तो तीनों b b और b हैं। ठीक है, अब आप जरा इसको सॉल्व करके देखो। आई कैप इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4b माइनस 6b, तो ये हो जाएगा -2b।
फिर जे कैप प्लस जे कैप इंटू 6 इंटू बी, 6b माइनस 2b, यानी कि सीधा मैं लिख सकता हूं 4b प्लस के कैप इंटू 2b माइनस 4b माइनस 2b। तो मतलब ये हो गया हमारे पास माइनस 2b आई कैप प्लस 4b जे कैप माइनस 2b के कैप। अब देखो जो फोर्स वेक्टर है उसकी कार्टेशियन इक्वेशन आपको गिवन है, दैट इज 4 i कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। बेटा यहां पे भी मुझे क्वेश्चन में तो गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि 4b अगर 20 है और इसका मतलब b की वैल्यू -5 हो रही है, यहां पे 2b है, ये 4 आ रहा है, तो b की वैल्यू ये यहां पे 2b 12 आ रहा है। तो आइदर क्वेश्चन में एरर है, तो या मैं इसको सही रीड नहीं कर पा रहा हूं। ये बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी के कैप ही है ना, अपने पेपर में देखो जरा, पेपर है आपके पास? हाँ यस सर। तो देखो बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी के कैप ही है ना, हाँ यस सर। फिर तो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 4 i कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, 4 i कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप आ रहा है। ये है v क्रॉस b, 4 i कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। ये हो गया फोर्स। चार्ज तो 1 पहले से गिवन था, v क्रॉस b 2 4 एंड 6, ये हमने लिख दिया 2 4 6। उसके बाद है बी आई कैप बी जे कैप बी के कैप, ये भी ठीक है, हमने ठीक किया। देन आई कैप मल्टीप्लाइड बाय 4b माइनस 6b माइनस ट्वाइस b, ये भी ठीक है। जे कैप 6b माइनस 2b 4b, ये भी ठीक है। के कैप इंटू 2b माइनस 4b माइनस 2b के कैप। तो बेटा ये क्वेश्चन ही प्रॉब्लमेटिक है, इसमें कोई भी आंसर नहीं है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। यस सर। आपने क्या मार्क किया? सर मैंने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करा। गुड। अब आपसे कहा गया टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस r1 r2 आर प्लेस्ड इन सेम प्लेन विद सेंटर कोइंसाइडिंग इफ r1 इज मच लार्जर एज कंपेयर टू r2। ये कॉइल्स हैं दो, इसका रेडियस है r1 और ये दूसरी आ गई r2, इसका रेडियस है r2। r1 इज मच लार्जर देन r2। अब हमें चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं phi इज इक्वल टू एम आई, ठीक है। अब यहां ऐसा लिख दो सीधा ही, m इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई। अब फाई क्या होना चाहिए, b इंटू एरिया। तो आप एक काम करो, बाहर वाली कॉइल में से करंट फ्लो कराओ I, और फिर उसकी वजह से जो फील्ड आएगा फिर आप सेंटर वाली का फ्लक्स ढूंढ लो, तो बी ए अपॉन आई। अब अगर कॉइल सर्कुलर है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस r1 इंटू एरिया, अंदर वाली कॉइल का एरिया होगा पाई r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट I। तो ये I और I कैंसिल आउट हो गए, बचा हाफ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ रहा है हाफ म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन r1। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है बेटा, ये ठीक है। तो इसी के ये प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। A uniform conducting wire of length 12a and resistance R is wound up as a current carrying coil। तो टोटल लेंथ वायर की 12a है, उसकी रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है R है, और उसको एक करंट कैरिंग कॉइल में हमने डाला। अब यहां दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल, और जो बी पार्ट है बेटा उस बी पार्ट में आ रहा है क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए हर एक केस में। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है m, वो होता है एन आई ए।
बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही हो, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही ले लें तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू एरिया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक बार शेप आपने दी इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल की, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसकी लेंथ अगर 12a है तो ये तीनों लेंथ मिला के 12a है, मतलब हर एक लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4a 4a 4a, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगली बार अगर आपने इसको एक स्क्वायर की शेप में डाला तो टोटल लेंथ तो 12a ही है, तो इसका मतलब हर एक साइड कितनी होगी, थ्राइस है थ्राइस है थ्राइस है थ्राइस है। अब स्क्वायर का जो एरिया होगा बेटा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो इसका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 9a का स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है, तो इसके एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड है 4a, 4a का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16/4 इज 4, तो ये आ जाएगा √3/4a स्क्वायर। ठीक है, √3/4a स्क्वायर, ये आ गया 9a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आया। यस सर। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी करंट इनटू एरिया, और √3/4a स्क्वायर, हालांकि यहां ऑप्शंस में तो /4 कहीं आ नहीं रहा। चलो एनीवे, तो इसके केस में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू करंट इनटू एरिया है, एरिया हमने निकाला हुआ है। सर बट इसमें बोला है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ओहो, इस चीज पे मेरा ध्यान नहीं गया, आई एम सॉरी, ये तो गड़बड़ होगी। ठीक है, मुझे लगा सिंपली सिंगल टर्न की कॉइल बनाई है, चलो एनीवे कोई बात नहीं। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड ए है, आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जिसकी हर एक साइड ए है, तो अब डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे NIA, तो इसका जो एरिया है, एरिया होगा √3/4a स्क्वायर, तो इसके लिए जो डायपोल मोमेंट आएगी, मान लो उसको मैं नाम दे देता हूं M1, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, तो इन इसका टोटल जो तीनों साइड्स की लेंथ है कितनी आ रही है, 3a, टोटल वायर की लेंथ कितनी थी 12a, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए 4, 4 इंटू आई इंटू √3/4a का स्क्वायर, तो ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया, √3IA स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर की चारों साइड्स का सम हो गया 4a, हर एक साइड a है, टोटल लेंथ थी 12a, तो इसका मतलब यहां नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो 3 होंगे, तो 3 इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर, तो 3IA स्क्वायर और √3IA स्क्वायर, डी पार्ट। ठीक है, यस सर। आपने कौन सा मार्क किया? सर मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा। ओके, अब समझ आ गया अच्छे से। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस नहीं है इनमें से, बताओ जरा। क्वालिटी फैक्टर। क्यों, क्वालिटी फैक्टर डायमेंशनलेस नहीं है क्या? सर बट वो 1/r अंडर रूट आई थिंक L/c था। वहां तो पहुंच गए, बेसिक क्या था, वो फॉर्मूला कहां से आया था, यहीं से आया था ना, VL/VR या VC/VR एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे VL और VC वैसे ही इक्वल होंगे, तो वोल्टेज टू वोल्टेज की रेशियो डायमेंशनलेस हुई कि नहीं। हाँ यस सर। ये भी दूसरा फॉर्मूला बताया मैंने, ω/2 डेल्टा ओमेगा, तो इसकी भी यूनिट रेडियन पर सेकंड, इसकी भी यूनिट रेडियन पर सेकंड, तो रेशियो सेम क्वांटिटीज की आ रही है, तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये रेशियो ऑफ परमिटिविटी टू परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फिर और भी फॉर्मूले थे, F0/FM, E0/E, बड़े सारे फॉर्मूले हमने लिखे थे इसके, लेकिन सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है तो ये भी डायमेंशनलेस है, क्वालिटी फैक्टर भी डायमेंशनलेस है। रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटीज की रेशियो, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होते हैं, बचा परमिएबिलिटी म्यू नॉट, ये थोड़ी डायमेंशनलेस है, इसकी यूनिट, हाँ यस सर। दैट्स इट।
उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 19. A bar magnet is passing through a conducting loop of radius r with a velocity v. The radius of the bar magnet is such that it just passes through the loop. The induced EMF in the loop can be represented by the approximate curve. तो पहले तो ये कर्व जो है पल्सिस की शेप में आएंगे, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होने वाला. नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही होंगी. जब ये पोल से दूर होगा लूप तो बड़ी कम लाइंस क्रॉस कर रही होंगी. जैसे जैसे आप पास जाओगे तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इसको क्रॉस करेंगी, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसका, ठीक है. लेकिन वो रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा. ये जो लूप हमें दिख रहा है इसके राइट साइड वाले फेस से लाइंस एंटर कर रही हैं और लेफ्ट साइड वाले फेस से लाइंस बाहर एमर्ज कर रही हैं, ठीक है. अब हमें वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन और चीजें नहीं ढूंढनी इंड्यूस्ड करंट की. हमें सिंपली ग्राफ पे चेक करना है कि इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, ठीक है. थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेट चलता हुआ इधर जा रहा है और ये लूप को क्रॉस कर चुका होगा. अब मैं लूप को लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर लेता हूं. जब ये लूप आपने यहां ड्रॉ कर दिया तो यहां पर देखो साउथ पोल के अंदर तो लाइंस एंटर कर रही हैं ऐसे. तो अब भी सिचुएशन वही है, अब भी लेफ्ट फेस से एंटर कर रही है और राइट साइड वाले फेस से एंटर कर रही है और लेफ्ट वाले से निकल रही है. जब बार मैग्नेट अप्रोच कर रहा था, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां था तो नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर आ रही थी, इस फेस में लाइंस एंटर कर रही थी. पहले दूर थे, धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ रहा है, अब वो लाइन सारी एंटर कर गई, ठीक है. अब जब आप यहां पहुंचे तो बहुत ज्यादा लाइंस हैं इसमें से जो बाहर निकल रही हैं, डायरेक्शन सेम है, ठीक है. यहां साउथ पोल है तो साउथ में तो लाइंस एंटर करेंगी, तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन जो चेंज का नेचर है, जब आप देखोगे पहले दूर से ये अप्रोच कर रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था, फिर जब ये पूरी तरह एंटर कर गया तो फ्लक्स फिक्स हो गया. उसके बाद फिर फ्लक्स कम हो गया, मतलब यहां पे क्योंकि बड़ी कम लाइंस अब क्रॉस कर रही होंगी तो ऑलमोस्ट चेंज जीरो होगी, तो फिर वो पल्स नीचे आ जाएगी, जीरो आ जाएगा. फिर जब आप यहां पहुंचोगे तो बहुत ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी और ये सीधा बाहर निकल आएंगे, ठीक है. तो यहां दोनों ही केसेस में जो चेंज आ रही है लूप में वो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन नहीं बदल रही. तो इसको ग्राफिकली अगर आपने प्लॉट करना हो, मैं इसके ऑप्शंस ढूंढता हूं, एक मिनट, वो शीट ढूंढनी पड़ेगी मुझे, कहां गई. सर आप म्यूट. मैं घर पे बात कर रहा था फिर. ओके ओके. एक मिनट बेटा. सर ए पार्ट. क्या आना चाहिए? सर ए पार्ट. हाँ बिल्कुल. यहां ए और 4 भी हो सकता था, 1 और 4 दोनों में से कोई भी हो सकता था, लेकिन वो डिपेंड करता है हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव चेंज ले रहे हैं फ्लक्स का, किस डायरेक्शन को नेगेटिव चेंज ले रहे हैं, ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा वेग कर दिया सर ने. आइडियली जो फोर्थ वाला पार्ट, क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि हम किसको पॉजिटिव चेंज मान रहे हैं किसको नेगेटिव चेंज मान रहे हैं. बट एनीवे, अगर मैं आप उसको, यहाँ फोर्थ पार्ट हो सकता था अगर आप एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स लेते राइट साइड को. अगर आप एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड को ले रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑप्शन आंसर होगा, अगर आप राइट को लेते तो फोर्थ आंसर होता. चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. For the given circuit, the current I through the battery when the key is closed at steady state has been reached as. तो इस सर्किट में हमें बताना, जैसे आपने बैटरी में ये स्विच क्लोज किया तो करंट I की वैल्यू बतानी है आपको. स्टेडी स्टेट में करंट I की वैल्यू बतानी है.
देखो बेटा, शुरुआत में जब ये करंट ग्रो कर रहा होगा तो ये इंडक्टर भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा शुरुआत में। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब करंट स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा तो इंडक्टर जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट को अपोज करता है। तो जब ये स्टेडी स्टेट में आएगा कोई ऑपोजिशन नहीं, तो आप इंडक्टर को छोड़ दो। यहां सिंपली 3 रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर n रेजिस्टर्स हैं तो R अपॉन एन, यहां R अपॉन 3 मतलब 3 अपॉन 3, तो इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई 1 ओम। पूरे नेटवर्क की ये पूरी रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। और यहां कितनी है? 2 ओम। 2 और 1 सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस हो गई 3 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 30 वोल्ट। तो करंट क्या होगा? V बाय आर, यानी कि 30 अपॉन 3, यानी कि 10 एम्पेयर। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, 10 एम्पेयर। क्लियर? यस सर। ठीक है, आपने क्या मार्क किया? सर मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा। अच्छा, अब लॉजिक समझ आ गया ना, स्टेडी स्टेट का मीनिंग क्या है? यस सर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट को वो अपोज कर रहा होगा, और उसके बाद जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, फिर सिंपली रेजिस्टर्स का रोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। Conducting wire of length L, area of cross section A and electrical resistivity rho is connected between the terminals of a battery. A potential difference V is developed across its ends causing an electric current. If the length of the wire of the same material is doubled and area of cross section is halved, the resultant current would be. Great, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि फिर ये पहले वैल्यूज देने का क्या मतलब है। यहाँ तो हम पुराने करंट से कंपेयर करते हैं। चलो एनीवे, तो पहले क्वेश्चन में कहा लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टिविटी रो है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने V अप्लाई किया है। ओके, तो इन जनरल करंट क्या होता है ये तो हम जानते हैं, दैट इज V अपॉन आर। अब R किसके इक्वल होता है? R इज रो L अपॉन ए, तो ये हो जाएगा V, R की वैल्यू हो जाएगी रो, यहां L अपॉन ए। तो नॉर्मली करंट होगा V A अपॉन रो L, जो पहली सिचुएशन गिवन थी। ठीक है, अब आपसे कहा लेंथ मटेरियल सेम रखा, मतलब रेजिस्टिविटी हमने नहीं बदली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया और लेंथ को हमने डबल कर दिया। तो अब मैं करंट की वैल्यू, इसको चलो आई डैश नाम दे देते हैं, तो V तो सेम रहा, एरिया को आपने हाफ किया तो इसकी जगह आ गया A/2 रो, और L को आपने डबल कर दिया 2L, तो देखिए ये बन जाएगा 1/4 VA अपॉन रो L। तो कौन सा ऑप्शन है? यस, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 2.5 Tesla perpendicular to the plane of loop. If we attempt to pull it out of the field with a constant velocity of 25 meter per second, then the power requirement is. तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, पावर रिक्वायर्ड क्या होगी? दो तरीके हैं। एक तो आप सीधा वर्क डन कैलकुलेट कर लो, बाद में डिवाइड बाय टाइम कर लो। टाइम कैसे पता चलेगा? लूप की लेंथ आपको पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम टेकन। लेकिन इसकी बजाय अगर आपको याद हो, इस केस में मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जब मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ होता है BLV, करंट हो जाता है BLV अपॉन आर। फिर अगर आप फोर्स की बात करें, फोर्स ILB, यानी कि वो बन जाता है B²L² V अपॉन आर। और उसके बाद पावर का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, दैट इज B²L² V² अपॉन आर। तो बेटा सिंपली यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, B²L² V² अपॉन आर।
हाँ, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज में आंसर है, तो हमें इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, पूरा सॉल्व किए बिना बात नहीं बनेगी। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, लेट मी सी, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो बेटा इस केस में अगर आप वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर करो, बाकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मीटर में लिख दूं तो 0.2 मीटर, इसका स्क्वायर, देन v का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो रेजिस्टेंस इज 50। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 125 इंटू 4 दैट इज 500, दो के बाद डेसिमल, तो 125 इंटू 0.04 वो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10, तो ये हो जाएगा बेटा 3.125, तो 3.125 वॉट, दैट शुड बी द आंसर। सी पार्ट, इट इज 3.125 वॉट, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, next question number 23. A current of 1.5 ampere is flowing through a triangle of each side 9 centimeter. The magnetic field at the centroid of the triangle is, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहां पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, आपको इसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू ढूंढनी है। अगर करंट इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इफ करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप सीधा ऑब्जर्वेशन से एक चीज तो बता सकते हैं कि इनसाइड द प्लेन इनवर्ड एंटर करेंगी फील्ड लाइंस या बाहर इमर्ज होंगी, ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। क्या होना चाहिए? Uh, sir, inward. हाँ, क्योंकि हमने एंड रूल पढ़ा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो नॉर्थ पोल आता है, फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, क्लॉकवाइज करंट हो तो साउथ पोल आता है और लाइंस एंटर करती हैं। तो राइट हैंड थंब रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर्स को कर्ल कीजिए इन द सेंस ऑफ करंट, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपके पास जो ऑप्शंस बचे वो बचे, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है? तो चलिए अब जरा डिटर्मिन करके देखते हैं कैसे डिटर्मिन करेंगे। तो आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ फाइनाइट कंडक्टर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? Yes, sir. अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पे आपने फील्ड ढूंढना है, इसके एंड पॉइंट्स को इस परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन करो, ये एंगल अगर फाई 1 है और ये एंगल लेटर से फाई 2 है, इसमें करंट अगर I फ्लो कर रहा है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है? तो अब आपको फाई 1 फाई 2 तो बड़ा इजीली पता चल जाएंगे। अब आपको ढूंढना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। तो सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, तो अगर आप इसकी कोई भी एक मीडियन ड्रॉ करें, अगर इस ट्राइंगल के हर एक साइड A है, तो मीडियन की लेंथ, लेटर से मैं नाम दे देता हूं ABC एंड लेटर से दिस सेंट्रॉइड इज पॉइंट G। तो बेटा ये जो, एंड लेटर से दिस पॉइंट इज D, तो मीडियन जो है AD ये होती है √3/2A, ठीक है? ये तो पता है। और फिर ये भी पता होगा मीडियन जो सेंट्रॉइड है, मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है।
मतलब अगर ये जो डिस्टेंस GD आप ढूंढना चाहते हैं तो ये जो GD डिस्टेंस होगा ये होगा 1/3 ऑफ AD, यानी कि इट इज 1/3 ऑफ √3/2A, यानी कि ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा A/2 √3। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो A हम फॉर्मूले में लेते हैं, तो ये तीनों के लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला यहां पे इस साइड पे और यहां पर इस साइड पे, ये जो तीनों के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ट्राइंगल की साइड तो आपको पता ही है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर डिवाइडेड बाय ए की जगह आ गया 9 इंटू 10⁻2 अपॉन 2√3। स्मॉल ए की वैल्यू ये आ गई आपके पास। रही बात φ1 और φ2, कहीं पर भी आप देखोगे ये एंगल और ये एंगल, अब ये जो मीडियन है ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, मीडियन एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल 30-30 होंगे और तीनों के लिए फील्ड की वैल्यू सेम होगी। एक साइड का फील्ड अगर आपको ढूंढना हो तो आप उसको ढूंढिए, बाद में इंटू 3 कर दो। तो ये सारी वैल्यूज मैंने लिखी, अब मैं इसी को सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं यहां पे। तो बी नेट कितना होना चाहिए, बी नेट होगा 3 टाइम्स बी। 3 टाइम्स बी मतलब 3 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। करंट की वैल्यू क्वेश्चन में आई की वैल्यू गिवन है 1.5 डिवाइडेड बाय ये जो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2√3, तो इस 2√3 को मैंने ऊपर लिख दिया। ये φ1 φ2 दोनों 30 डिग्री हैं, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, दोनों को ऐड करोगे 1/2 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 1, तो इसको छोड़ दो, बस आगे इसको सॉल्व करो। 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 0.5 इज 1.5, 0.5 इंटू 2 इज 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया। बचा क्या, सिंपली √3, 1/2 प्लस 1/2 भी 1 हो गया, तो ये बचा आपके पास √3 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइड बाय 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, या फिर आप इसको ऐसा लिख लो 1.73 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्टेड नॉर्मली इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर। यहां कहीं हमसे कोई गड़बड़ हुई है क्या, मेरे ख्याल से अब यहां पे तो ऑप्शन यही बन रहा है 2√3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर नियरेस्ट आंसर आप देखोगे। बट एक बार आप कैलकुलेशन पार्ट खुद करके देख लेना, मे बी मेरे से एरर हुआ हो कहीं, तो बट मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, क्योंकि √3/2a ये होगा इसकी मीडियन, इसको आपने डिवाइड किया 1:3 के रेशियो में 1/3, तो ये आ गया a/2√3, ये भी ठीक है। ए है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये भी ठीक है। 3 कंडक्टर्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया इंटू 10⁻⁻7 1.5 ऑन 2√3, ठीक है। बेटा मेरी कैलकुलेशन तो मुझे तो यही लग रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है, आप एक बार दोबारा ट्राई करके देख लेना इसको नए सिरे से, ठीक है। यस सर। ओके। 24th, two identical magnetic dipoles of magnetic moment 1 ampere meter square each placed at a separation of 2 meter with their axis perpendicular to each other. The resultant magnetic field at a point midway between the dipoles is okay, great। तो आपके पास दो आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, दोनों की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m की वैल्यू है 1 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये और यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, तो इनके बीच में कहीं मिड पॉइंट पे आपको फील्ड की वैल्यू डिटरमिन करनी है। ये डिस्टेंस होगा 1 मीटर, तो यहां से ये भी होगा 1 मीटर, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखो, दोनों डायपोल एक जैसे हैं, तो दोनों डायपोल एक जैसे हैं, तो ये जो पॉइंट P है जहां पे हमें फील्ड ढूंढना है, इसकी डायपोल मोमेंट इधर है और इसकी डायपोल मोमेंट ये साउथ टू नॉर्थ पोल डायरेक्टेड होती है। एनीवे
जो पहला वाला डायपोल है इसका फील्ड अगर पॉइंट पी पे बी है तो दूसरे वाले डायपोल का पॉइंट पी पे फील्ड b/2 होना चाहिए, या ऐसा कह लो इसके फील्ड का कंट्रीब्यूशन यहां पे अगर b है पॉइंट p पे तो पहले वाले डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ट्वाइस b होना चाहिए। क्या आप ये समझ पा रहे हैं क्यों? सर कैन यू रिपीट? मैं ये कह रहा हूं पॉइंट P पे अगर ये राइट साइड वाले बार मैग्नेट का फील्ड B है तो इस डायपोल की वजह से पॉइंट P पे फील्ड की वैल्यू ट्वाइस B होनी चाहिए। हाँ यस सर। याद आ गया? यस सर। अगर हम सेम डिस्टेंस इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पे जाएं तो एक्सियल लाइन पे फील्ड की स्ट्रेंथ डबल होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल्स के केस में भी पढ़ा था और मैग्नेटिक डायपोल्स के केस में भी। तो इसका फील्ड अगर यहां पर B है तो इसका फील्ड, क्योंकि इसके लिए ये एक्सियल लाइन होगी, ये लाइन एक्सियल लाइन और इसके लिए ये इक्वेटोरियल थी। तो अच्छा, अब रही बात डायरेक्शंस की। देखो इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन होती है एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। अब इसके डायपोल मोमेंट इधर है साउथ टू नॉर्थ, तो इसका जो फील्ड होगा यहां पर वो इधर डायरेक्टेड होगा और लेटर से उसकी वैल्यू है B। अब इसका फील्ड एक्सियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डायपोल मोमेंट की होगी, तो इसका फील्ड यहां पे इधर डायरेक्टेड होगा, कितना होगा ट्वाइस B और ट्वाइस B का रिजल्टेंट फील्ड यहां पर ये आ रहा होगा। तो रिजल्टेंट फील्ड अगर आपको ये वाली वैल्यू B नेट ढूंढनी है तो दो वेक्टर जब भी कभी परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक है B एक है ट्वाइस B, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5b स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी रूट 5 इंटू बी। ठीक है, ये रूट 5 इंटू बी होनी चाहिए। अब सवाल ये कि B क्या है, क्योंकि मैंने ये इसके फील्ड को B कहा मतलब ये B इक्वेटोरियल को मैंने B कहा, तो इसकी वैल्यू ढूंढते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, m की वैल्यू तो क्वेश्चन में कहा 1 है और r की वैल्यू भी तो 1 है, तो ये 10 टू द पावर -7 है, तो रूट 5 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, और डायरेक्शन ये वाली होगी, ये बीच में। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 25। इन एन AC सर्किट एन इंडक्टर अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो मतलब ये सीरीज RLC सर्किट है। अब क्वेश्चन में कहा सेल R और XC बराबर हैं, तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट शुड बी R, क्योंकि XL और XC बराबर हो गए तो रेजोनेंस होगी। अभी मैं पीछे एक क्वेश्चन में ये डिस्कस कर रहा था, तो सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उस केस में इंपीडेंस R के बराबर हो जाती है। Is it clear? Yes sir. Sir, can you show question number 24 once? जी, डायग्राम क्लियर है या दोबारा रीड्रॉ करूं? सर क्लियर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सेक्शन ए हो गई डिस्कस। अब सेक्शन बी और सी डिस्कस करते हैं हम अगले वीडियो में, क्योंकि वरना एक वीडियो ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।